नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं वी न्यूज यूट्यूब चैनल। आज की प्रमुख दो बड़ी खबरें। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार रात जब राष्ट्र के नाम हिंदी में संदेश जारी किया तो उसमें अपेक्षित था कि इतने दिनों बाद जब वह कुछ बोलने आ रहे हैं तो बतौर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे जिम्मेदार पद पर बैठकर वे कुछ जरूरी सवाल के जवाब देंगे। जो पहलगाम मसले, उसके बाद छिड़े भारत पाक संघर्ष और फिर संघर्ष विराम को लेकर लगातार जनता के जेहन में उठते रहे हैं। जो बातें कहने से रह गई वे इस तरह से हैं। आतंकवादी कौन थे, कहां से आए थे, कैसे आ गए, कैसे चले गए, कुछ पता चला? इतने सैलानियों की मौजूदगी के बाद पहलगाम से सुरक्षा हटाने का फैसला किसका, क्यों, किस प्रकार हुआ? इस भूल चूक गलती का प्रभारी कौन है? इंटेलिजेंस की विफलता का, सुरक्षा का उन पर कार्रवाई हुई या नहीं? तपस्या में अगर कहीं कमी रह गई तो उसे माफी मांगी जा सकती थी। प्रधानमंत्री को ऐसा क्यों लग रहा है जब पहलगाम का मामला इतना गंभीर है? जैसे उन्होंने भाषण में कहा था, तो चुनावी रैली में, अडानी वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेने क्यों गए थे? साथ ही वे सर्वदलीय बैठक में आने से क्यों कतरा रहे थे? देश को अभी तक नहीं पता चला कि कितने भारतीयों की जानें गई हैं, कितने घायल हुए हैं। पूरी दुनिया में उन महंगे जहाजों को गिराने की बात हो रही है जिनके विवादास्पद सौदे के बारे में बात करने से उनकी सरकार बचती रही है। उन जहाजों का क्या हुआ, न वे बता रहे, न उनकी सरकार बता रही है। पर आपने भाषण में वे 100 आतंकवादी के मारे जाने का ऐलान कर रहे थे। हालांकि राउंड फिगर के नंबर आलसी और गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग बताते हैं। हालांकि इनमें से प्रमुख अजहर मसूद बच गया, उसके परिवार के लोग और साथी मारे गए बताया गया। इतने सारे नेताओं के गले लगने, उनको महंगे महंगे तोहफे देने, उनके साथ झूला झूलने, उनसे हथियार खरीदने के बावजूद जब भारत पर संकट की ये घड़ी आई तो वे पाकिस्तान के खिलाफ क्यों हुए? देश को ये नहीं पता कि हमले से क्या हासिल हुआ और सीज फायर से क्या मिला। ये भी नहीं कि अमेरिकी राष्ट्रपति को एकाएक भारत के बारे में भ्रामक प्रचार करने की क्या पड़ी। वह बार बार क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने बीच बचाव कर दोनों देशों के बीच सुलह और संघर्ष विराम करवा दिया, और ये भी कि व्यापार के लालच में दोनों देश सुलह के लिए मान गए हैं। भारत की कश्मीर को लेकर विदेश नीति बदल गई है तो देश को भरोसा में लेना चाहिए था। क्या अब कश्मीर मध्यस्थता के लिए खुल गया है? यह स्पष्ट मोदी ने तो नहीं किया, पर ट्रंप और दूसरे राजनीतिक ऐसा कह रहे हैं। ट्रंप जब कश्मीर पर मध्यस्थता की खुलेआम पहल कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री को भारत की नीति साफ करनी चाहिए। पूरे भाषण में सिंदूर की दुहाई तो मोदी जी ने कई बार दी, पर जिनका सिंदूर जुड़ा उनकी जो तौहीन मोदी के समर्थकों ने की, उसके बारे में चुप्पी बनाई रखी। सीज फायर का फैसला मोदी जी के स्तर पर ही हुआ होगा। अगर ट्रंप ने करवाया है तो, पर उसका ऐलान करने वाले विदेश सचिव विक्रम मिस्री की जो बिना बात सोशल मीडिया में ट्रोलिंग हुई, उसके बारे में उन्होंने बोलना जरूरी या उचित नहीं समझा। राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए मोदी जी चाहते तो दो शब्द मुख्य धारा के झूठे, मक्कार और धूर्त एंकरों और उनके मालिकान के लिए भी कह सकते थे कि तमीज में रहें, पर शायद वह जरूरी और उचित नहीं लगा उनको। जो फेक न्यूज फैला रहे थे, जिनकी खिल्ली पूरी दुनिया और पाकिस्तान में उड़ रही थी। आखिर बात, उन्होंने कश्मीर की जनता के बारे में कुछ कहना जरूरी नहीं समझा, जो आतंकवाद के खिलाफ इतनी संख्या में पहली बार सड़क पर उतरे, और जब बाकी देश भारत में जो बच्चे पढ़ने और नौजवान कारोबार के लिए गए, उनके साथ हिंसा और दूसरी ज्यादतियां की गई। ये सारे मुद्दे देश के लिए तो जरूरी थे, भले संदेश आने से रह गए हों। कोयम्बटूर की एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार 2019 को पोल्लाची यौन उत्पीड़न मामले में सभी 9 आरोपियों को दोषी ठहराया। जांच एजेंसियों ने 50 गवाहों से बात की थी, जहां कई महिलाओं ने पुरुषों के खिलाफ गवाही दी। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक
कोयम्बटूर महिला न्यायालय ने न्यायाधीश नंदिनी देवी मंगलवार दोपहर को सभी 9 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पीड़ित महिलाओं को कुल 85 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। सीबीआई मामले की ओर से पेश किए हुए विशेष सरकारी वकील वी सुरेंद्र मोहन ने कहा कि प्रतिवादियों ने वकील के आरोपियों की उम्र और पृष्ठभूमि को हवाला देते हुए कहा कि सजा में नरमी बरती जाए। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक फैसले के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए मोहन ने कहा कि अदालत से सभी गंभीर अपराध के लिए सभी आरोपियों को कड़ी सजा देने की अपील की थी। अब आईपीसी की धारा 376 डी के तहत आरोपियों को अधिकतम 20 साल की सजा हो सकती थी। इस मामले में कुल 8 पीड़ित पेश हुए और आरोपियों के खिलाफ गवाही दी। उन्होंने कहा सभी 48 गवाह अदालत के सामने पेश हुए और आरोपियों के खिलाफ गवाही दी। 9 आरोपियों में एन उर्फ सवरिजान, के कृष्णम, एम सतीश, टी वसंतकुंड, आर विणम उर्फ मणि, अरुलांधम, पी बाबू उर्फ बाइक बाबू, हारमोनियम पाल और एम अरुण कुमार शामिल हैं। एआईडीएमके के पोल्लाची शहर के छात्र विंग के सचिव अरुलांधम ने 9 लोगों में शामिल थे जिन्हें दोषी पाया गया। जनवरी 2021 में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद एआईएडीएमके ने उन्हें पार्टी सदस्यता से हटा दिया था। आरोपियों पर 2016 से 18 के बीच की घटनाओं की श्रृंखला में आपराधिक साजिश, यौन उत्पीड़न, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और जबरन वसूली, ब्लैकमेल सहित आरोप लगाए गए थे। पीड़ित ज्यादातर कॉलेज की छात्राएं थीं और यह घटना तब सामने आई जब एक छात्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। स्थानीय पुलिस ने शुरू में मामले की जांच की, बाद में इसे सीबीसीआईडी को सौंप दिया गया। मामला 2019 में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को सौंप दिया गया था। जांच टीमों ने 50 गवाहों से बात की और अदालत के सामने 240 से अधिक दस्तावेज पेश किए। नवंबर 2021 में उनके खिलाफ आरोप तय किए गए। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। तमिलनाडु के पोल्लाची में 2019 में एआईएडीएमके की पिछली सरकार के दौरान हुए घटनाओं ने राज्य को हिलाकर रख दिया था। यह मामला 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के दौरान एक फ्लैश पॉइंट बन गया था, जब अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक मुन्नेर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की द्रविड़ मुन्नेर द्रमुक से चुनाव हार गई। तमिलनाडु में महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने वाले इस गिरोह में शामिल लोग फेसबुक के जरिए महिलाओं से दोस्ती कर उन्हें मिलने के लिए बुलाते थे और उनका यौन उत्पीड़न करते थे। इन आरोपियों के मोबाइल नंबर से लगभग 50 महिलाओं की तस्वीरें मिली थी। ये आरोपी फेसबुक पर महिलाओं के नाम से अकाउंट बनाकर महिलाओं को फुसलाते थे। अधिकतर मामले में वे पीड़ितों के साथ लेस्बियन और सेक्स संबंधी बातें करते थे। दोस्ती के बाद फेसबुक पर ये लोग महिलाओं से कामुक बातें करने लगते थे और बाद में अपनी असली पहचान उजागर करते थे और इन चैट को सार्वजनिक करने की धमकी देकर उन्हें मिलने के लिए बुलाते थे। यह भी आरोप था कि वे चलते वाहनों, होटलों और फार्म हाउस में महिलाओं का यौन उत्पीड़न करते थे। ये पीड़िताएं चेन्नई, कोयम्बटूर, सालेम और तमिलनाडु के कई अन्य हिस्सों की थीं। इनमें स्कूल और कॉलेज की शिक्षिकाएं, डॉक्टर और कॉलेज छात्राएं थीं।